हक की जंग है, एक दुनिया संग है, ये हक की जंग है, जालिम से टकराना है, बेशक टकराएंगे, हाँ जालिम से टकराना है, बेशक टकराएंगे, जिनको झुकना आता है सारे सर कट जाएंगे, जिनको झुकना आता है सारे सर कट जाएंगे, आओ आ जाओ। प्रतिरोध करने वाले नौजवानों के लिए मेरे मन में एक सम्मान है और उस सम्मान के आधार पर मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, उनके विचारों से मैं असहमत हो सकता हूं, उनकी मांगों को मैं मानने में शायद असमर्थ हो सकता हूं, लेकिन मैं उनको न्योता देता हूं, अपनी बातों को रखने के लिए पूरे आजाद हैं। प्रतिरोध का हर आंदोलन चलाने की इस देश में सबको छूट है, लेकिन दोस्तों याद रखो, जिस तरह मैं समझता हूं सरकार बंदूक की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती, उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो, कोई भी सरकार जो बंदूक की गोली के सामने झुक जाएगी वो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकती। हम गोली चलाने के खिलाफ हैं, चाहे गोली सरकारी पुलिस चलाए, चाहे गोली कोई और अति उत्साह में चलाए, मैं गोली के खिलाफ हूं, लेकिन ये भी याद रखिए कि आप भी सीमाओं का अतिक्रमण न करें, क्योंकि उन पुरानी बातों पर रोने वाला मैं आदमी नहीं हूं, मैं अतीत को भूल करके नए भविष्य को बनाने की बात सोचना चाहता हूं और वर्तमान की चुनौतियों का सहारा लेना चाहता हूं। पंजाब में चुनाव की बात थी, मैं समझता हूं उसमें कठिनाई है, मैं ये भी मानता हूं कि उसमें कुछ खतरे हो सकते हैं, लेकिन ये खतरे तो बराबर बने रहेंगे, जितने दिन टालते आप जाएंगे उतने ही खतरे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इसको टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो खतरे हैं उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार राज चलाने में हर समय कोई ऐसा नहीं है कि फूलों भरी राह होगी, कभी कभी कंटकाकीर्ण मार्ग भी होगा, कांटों से भी गुजरना होगा। जम्मू कश्मीर के सवाल पर भी चंद्रशेखर ने ताकत इस्तेमाल करने की जगह बातचीत और समझाने बुझाने से काम लेने की बात की। जम्मू और कश्मीर केवल कुछ जमीन के टुकड़े का सवाल नहीं है, इसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय जीवन के मूल्य निर्भर करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की जो बात हम कहते हैं उसका बहुत सीधा संबंध जम्मू और कश्मीर से है। 1947-48 में जब शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान में आने का फ़ैसला किया था तो एक वो ऐतिहासिक फ़ैसला था, क्योंकि पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद एक ऐसे राज्य में जहां मुसलमान बहुमत में हों वो ये फ़ैसला करें कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो गांधी जी के हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला उन्होंने किया था, जो धर्मनिरपेक्ष सब धर्मों को समान समझने वाला देश है, उसमें आए थे। अगर हम कश्मीर को अपने साथ नहीं रह सकते तो इसके मतलब हम उन मूल्यों को छोड़ रहे हैं जिन मूल्यों के आधार पर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया था और जिस कल्पना के आधार पर एक नए भारत के निर्माण का सपना उन्होंने देखा था। आज कोई गरीबों और बेरोजगारों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के रथ में जोतकर कुर्सी की तलाश में निकला हुआ है और हर कीमत पर मंदिर बनाने की बात कर रहा है, जैसे देश के और सारे मसले हल हो गए हों। कोई पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को अपने राजनीतिक राजमहल का कारसेवक बनाने की गुहार लगा रहा है और कोई स्थिरता का नारा देकर देश को एक और राजनीतिक भूचाल के हवाले करने की आवाज लगाता है। तो चंद्रशेखर की आवाज उभरती है कि नहीं, राम की पवित्रता को राजनीति के दलदल में मत घसीटो और कुछ खास गरीबों का नहीं, सारे गरीबों का हाथ पकड़ो, गरीबों को वोट मत बनाओ। और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत, और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। राजीव गांधी ने पहले तो जनता को दौड़ाया, फिर जनता ने मिलकर राजीव गांधी को दौड़ाया, अब भी उतरा नहीं है सर से राजनीति का भूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। बात बात पर कहते फिरते थे हम देखेंगे, जनता बोली तुम क्या देखोगे, हम
जहाँ धर्म के नाम पर आदमी आदमी से नफरत करने लगा है, वहीं पर धर्म के नाम पर ममता, प्यार, संवेदना का भी संदेश धर्म बराबर देता रहता है। तो ये आप नहीं कह सकती कि हमेशा धर्म जो है कटुता ही और घृणा पैदा कर रहा है। जहाँ धर्म मानव विनाश के लिए इस्तेमाल किया गया है, वहीं धर्म उच्च आदर्शों के लिए, मानव को संवेदनशील बनाने के लिए, मानव में उच्च प्रवृत्तियों को पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो आज की हालत भी वैसी है कि जहाँ कुछ लोग धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वहीं पर कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं मानव सेवा के लिए, भ्रातृत्व पैदा करने के लिए, विश्व शांति के लिए, लोगों में आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए। आज हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अरमानों को दबाने की कोशिश करोगे, उससे समाज में तनाव पैदा होगा। आज पिछड़ों को उनका अधिकार देना होगा। हमारे बहुत से नौजवान जो अपने को अगले वर्गों के या उच्च जातियों के मानते हैं, आज उनमें भी गरीबी, बेबसी और लाचारी है। आज उनके दिल में भी पीड़ा है, वेदना है, दर्द है। उनके दर्द को भी हम इनकार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आज से नहीं बार बार कहा, एक समन्वित नीति बनानी होगी जिसमें हर गरीब की आवाज को हम अपनी आवाज समझ सकें, अपने दिल की धड़कन बना सकें। गरीबी गरीबी है, गरीबी किसी जात बिरादरी को नहीं जानती, गरीबी अभिशाप है। इस अभिशाप को मिलाने के लिए इस देश में एक नया कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। तो जब पिछड़ी जातियां गरीब भी हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो गरीबी के लिए होता है। तो जाति के आधार पर तो आरक्षण देना आज की परिस्थिति में जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज की वास्तविकता है। लेकिन साथ ही ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो अगली जात के लोग कहे जाते हैं या जो ऊंची जात के लोग कहे जाते हैं, उनमें भी बहुत गरीब हैं। तो उनके भी युवक और युवतियों की भावनाओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो मंडल कमीशन था वो इस बात की ओर हमें संकेत देता था कि जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं का, उनके जज्बातों का आदर करके उनको समाज में बराबरी के स्तर पर लाने के लिए विशेष सुविधाएं देनी चाहिए थी। तो हमारी जो आरक्षण की नीति होनी चाहिए थी, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए था। अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं थी। देश के अंदर के मामले हों या दूसरे देशों से रिश्तों की बात, हर जगह चंद्रशेखर ने दोस्ती और सद्भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। पिछले सार्क सम्मेलन में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, हम पहली बार ऐसे सम्मेलन में आए हैं। मुझे कहते हुए इसका फख्र होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई 7 देशों के लोग मिल रहे हैं। ऐसा लगा एक ही परिवार के लोग आपस में मिल करके अपनी बातों को सोच रहे हैं। एक बड़ी बात है, हमने शुरू में सम्मेलन के कहा था, हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं हो सकता। दुनिया के लोगों को मैं बहुत अदब के साथ कहता चाहता हूँ कि सारी दुनिया की आबादी का 20% इस हिस्से में रहता है। मैं मानता हूँ हमारे पास साधन कम है, हमारे पास दौलत कम है, लेकिन हमारे लोगों के दिलों के जज्बात हैं, हमारे लोगों के मन का भरोसा है, और इसी भरोसे के बल पर हम नया मुस्तकबिल, नया भविष्य बनाना चाहते हैं। हमें सहयोग का रास्ता अपने पड़ोसी देशों से अपनाना होगा। दूर के देशों से हम कहते हैं हमें सहयोग चाहिए, लेकिन सहयोग एक समानता के आधार पर। अब हमारे देश में कुछ लोगों की एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि अगर हम कहीं से बाहर से मदद लेते हैं तो हमें कुछ घुटने टेकने पड़ते हैं, कुछ हम मजबूर हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। 85 करोड़ के भारत देश की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारी मदद चाहिए। अगर हमारे मन का ये आत्मविश्वास हो तो उनके साथ हम ज़्यादा अच्छाई से और ज़्यादा समानता के आधार पर संबंध बना सकते हैं। हमने थोड़ी शुरुआत इस दिशा में ज़रूर की थी। मैं ये तो नहीं कहता बहुत सफलता मिली, लेकिन ज़रूर लोगों ने ये समझना शुरू किया था कि भारत एक ऐसा देश है, किसी छोटे देश को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन किसी बड़े देश के सामने एक देश घुटने टेकने के लिए भी अपने को विवश नहीं मानता। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास है उपजाऊ धरती। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। हर तरह का अनाज, फल फूल पैदा होता है। हर तरह की जलवायु हमारे देश में है। कोयला से लेके सोना तक हर तरह के खनिज पदार्थ, हर तरह के रत्न हमारी धरती में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में 85 करोड़ भाई बहनों की बाहों की ताकत है।
अगर जो कुछ प्रकृति ने हमको दिया है और जो हमारे लोगों की जनशक्ति है, काम करने की ताकत है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये देश दुनिया का सबसे गतिमान, सबसे प्रगतिशील, सबसे विकासशील देश हो सकता है। भारत ऐसे देश में जहां 100 में 65 लोग अशिक्षित हैं, जहां सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 35% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये आंकड़े इस आधार पर बने हैं कि रोटी दाल मिल जाए तो गरीबी की रेखा से आप ऊपर हो गए। तो उस हिसाब से, और जहां करोड़ों युवक और युवती बेकार हैं, जहां आज भी हरिजन और आदिवासी इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकते, जहां करोड़ों हमारे अल्पमत के लोगों के मन में एक डर समाया हुआ, मैं नहीं कहता उचित है अनुचित है, लेकिन डर है उनके मन में, जहां बहुत से पिछड़े लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनको समाज पूरा अवसर नहीं देता, वैसे, और उसके साथ साथ देश में आर्थिक कमजोरी माने साधनों की कमी है, पैसे कम है। अब हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति आदमी की ताकत है, मैन पावर जिसको कहते हैं। इस ताकत को इस्तेमाल किए बिना हम इस देश का विकास नहीं कर सकते, ये बुनियादी बात है। अगर इस ताकत का इस्तेमाल करना है, मैन पावर का यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें नए अवसर ढूंढने पड़ेंगे। नए अवसर ढूंढने पड़ेंगे तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि थोड़ा पैसा, जो थोड़ा धन हमारे पास है, वो किस में लगाएं। उसको वैभव के दिखावे के लिए लगाएं या लोगों की बेबसी को मिटाने के लिए लगाएं। देश में जो साधन है, उस साधन से अधिक लोगों को काम देना, अधिक से अधिक लोगों को उनसे उत्पादित वस्तुओं को के जरिए सुख पहुंचाना, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। अब ये भी बात सही है कि दुनिया आज जिस तरह से पेचीदा बन गई है, उसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, दुनिया के दूसरे लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग की बात को मैं सही समझता हूँ, लेकिन किस क्षेत्र में सहयोग लिया जाए। हमें केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। मान लीजिए हम ऐसी चीज़ें ला दें जिसमें एक आदमी सारा काम कर दे, 100 लोग बेकार हो जाए, तो 100 बेकार लोग क्या करें। पिछले 4 महीनों में चंद्रशेखर ने राज नहीं किया, एक अग्नि परीक्षा दी है। 4 महीने क्या होते हैं, वो भी ऐसी उथल पुथल के जमाने में। मगर इन 4 महीनों में चंद्रशेखर ने राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नया स्वर दिया। दिशा एक मजबूत और रोशन भविष्य की, और स्वर भारत की जनता का। चंद्रशेखर ने अपने आप को नफरत के शोलों में चलते देश पर एक कंबल की तरह डाल दिया। तनी हुई भवें और मुट्ठियां ढीली हुई, माहौल ठंडा हुआ, और सबसे बढ़कर यह कि चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राजनीतिक स्वार्थ की जगह हिंदुस्तान को बिठा दिया और आवाज दी कि यह कुर्सी जनता की अमानत है और जनता को टुकड़ों में बांटने वाले इसकी गर्द भी नहीं पा सकते। हर समय समस्या को टालने की कोशिश जो है, एक खतरनाक खेल है राजनीति में। आंचलिक योजना बनाने की जो धारणा थी, वो कभी क्रियान्वित नहीं की गई, और इसके नतीजे हुए कि कुछ इलाके में गरीबी बढ़ती गई, कुछ इलाके विकसित होते गए। अब उस इलाके के लोगों के मन में एक तनाव है, उनके मन में एक गुस्सा भी है। लेकिन हमारी आवाज, मजबूत आवाज, प्रभावकारी आवाज तभी होगी जब हम इस देश को नए सिरे से बनाने की, एक नई शक्ति देने का काम करें, और ये काम आपको करना होगा। और वही स्वावलंबन, वही स्वदेशी, दुनिया में कोई देश भारत ऐसे बड़े देश को मदद करके बाहर नहीं निकाल सकता। 85 करोड़ के देश को कोई बचा नहीं सकता अगर देश का नौजवान, देश का मजदूर और किसान इसके लिए तैयार न हो। लोक शक्ति को के आधार पर हम इस देश को चलाना चाहते हैं, और लोक शक्ति का अगर पूरा उपयोग हमें करना है तो सत्ता का भी केंद्रीकरण करना होगा कि हम लोगों पर विश्वास क्यों न करें। भूलें हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग गलती नहीं करते? पढ़े लिखे भी गलती कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी गलती कर सकते हैं, लेकिन बिना पढ़ा लिखा आदमी जो ज़मीन की समस्याओं को खुद समझता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके निर्णय तथ्य के आधार पर ज़्यादा वास्तविक होते हैं। हम लोग जो दिल्ली से सब चीज़ों का निर्णय कर देते हैं, वो निर्णय कभी कभी बहुत हम ये कहें कि अवास्तविक होते हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज एक समय आ गया है कि जब देश के लोगों को कहा जाए कि आप इस देश को बनाने वाले हो। मैं इस बात को आज से नहीं, बरसों से कह रहा हूँ, ये देश किसी एक प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का नहीं है, ये देश करोड़ों लोगों का है। और जब तक करोड़ों लोगों को हम नहीं कहेंगे
कि इस देश को बनाने में आपकी भागीदारी होगी, तब तक हम उनके अंदर एक ये भावना नहीं पैदा कर सकते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है देश को बनाने के लिए। आए हो तुम तो आओ, जी जान से हमें आके राह दिखाओ, जी जान से मंजिल पे हमें पहुंचाओ, जी जान से आओ आ जाओ, जी जान से जग पे छा जाओ, जी जान से आओ मेरे साथ आओ, जी जान से मेरी धुन में तुम गाओ, जी जान से मिलके लश्कर बन जाओ, जी जान से आओ आ जाओ, जी जान से जग पे छा जाओ, जी जान से। चंद्रशेखर ने ये कुर्सी छोड़ दी। उस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक बहस हो रही थी, उसमें मतदान होने वाला था। अगर उस समय वो लोग वहाँ मौजूद नहीं रहते तो बाहर से कितना भी समर्थन करते रहें, संसदीय प्रणाली के अनुसार सरकार तो उस समय गिर ही जाती। तो मेरे लिए दो ही रास्ता था। एक रास्ता तो ये था कि हम संसद में सरकार को पराजित होने देते, नतीजा वही होता जो हमारे त्यागपत्र देने से हुआ है, और दूसरे राष्ट्रपति महोदय अपने एक संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका धन्यवाद प्रस्ताव संसद को में पारित ही होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस प्रस्ताव को पारित कराए। अगर हम उस काम को नहीं कर सकते थे तो केवल कुर्सी पर कुछ समय और बने रहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ करके प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कराने का प्रयास करना, या जो लोग रूठे हुए थे उनको मना करके लाने का प्रयास करना मेरी समझ में उचित नहीं जान पड़ा। क्योंकि राष्ट्र के इतने बड़े सवाल के ऊपर अगर संसद में चुने जाने वाले सदस्य रूठने का काम करने लगें तो ये देश को चलाने का रास्ता नहीं है। आपसी रिश्तों में तो रूठने में समझाना बुझाना समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रीय सवाल पर रूठना और इस तरह का गुस्सा दिखाना ये तो हमारी समझ में एक बचकाना हरकत थी। उस बचकाना हरकत को और अधिक बढ़ावा मैं नहीं देना चाहता। चंद्रशेखर ने यह कुर्सी छोड़ दी क्योंकि उसके पास रहने के लिए भारत जैसा विशाल देश और बैठने के लिए भारत की महान जनता का दिल है। लेकिन उसने जाते जाते इस कुर्सी पर जनता का पहरा बिठा दिया और अब मखमली चेहरे, महलों की सोच, नफरत के दिल और सोने के पांव वाला कोई आदमी इस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। वहां वही पहुंचेगा जिसका चेहरा भारत की मिट्टी का, सोच भारत की मिट्टी की, दिल भारत की मिट्टी का और पांव भारत की मिट्टी के होंगे। जिनके होंठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत, और दूसरे राजपुत्र है तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। भारत जैसा चेहरा तेरा, बातों में मिट्टी की बात, दिल में दीन दुखी की पीड़ा, आंखों में गहरा विश्वास, तेरी सोच हिमालय जैसी ऊंची और मजबूत। शेखर तू है धरती पूत, शेखर तू है धरती पूत। तो क्या आप किसी और नेता के हाथ में अपना हाथ दे सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं?